एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों को स्वच्छता समिति, पानी समिति के सदस्य के साथ उनके अनुभव भी साझा करेंगे। इस योजना का आगाज 15 अगस्त 2019 में किया गया था। इस योजना की शुरुआत से 42 लाख लोगों को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक पूरे देश में ग्रामीणों के घर में नल से जल देने की योजना की है। इस योजना के अवसर के समय 17% लोगों को नल से जल मिल रहा था और अब ये आंकड़ा बढ़कर 30% हो गया है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने फिर से संक्रमण के खिलाफ सख्त कानून लागू करने के फैसले किए हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के शहर शामिल हैं। इन शहरों में रात्रि का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 21 नवंबर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस कर्फ्यू के समय जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और फैक्ट्री कर्मचारियों को ही छूट दी गई है। इंदौर में 24 घंटों में कोरोना के कुल 547 मामले सामने आए हैं, जिससे इंदौर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 37,661 पहुंच गया है। गुजरात के राजकोट और सूरत 21 नवंबर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार 10 राज्यों को 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की शुरुआत करेगी। सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि परियोजनाओं के लिए 107.42 करोड़ रुपए की अनुदान राशि को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से करीब 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 320.22 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अनुदान राशि से 20.35 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्यों में 6 परियोजनाओं के लिए दिए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 48.87 करोड़ रुपए है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की हुई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इससे देश के गांव में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ये यूनिट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर में लागू की जाएंगी। भारत में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 45,000 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 91 लाख पहुंच गया है। तो वहीं इस महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा लगभग 85 लाख हो गया है, जिससे स्वस्थ होने वालों का दर 93.6% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 घंटों में 501 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1,43,227 हो गया है, जिससे मरने वालों का दर 1.46 हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहरीली शराब के मुद्दे पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार सत्ता के संरक्षण में दुगनी रफ्तार से चल रहा है, जिस वजह से अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी इन शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस व आबकारी विभाग को इस शराब की तस्करी की जानकारी है, उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बाराबंकी की कोठी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता ने उधार शराब न देने पर सेल्समैन की पिटाई कर दी थी। ऐसे कई ठेके भाजपा के नेताओं ने खरीद रखे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जहरीली शराब से दिन पर दिन लोगों की मृत्यु की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई इनसे सबक नहीं लेता है। विदेश सचिव हर्षवर्धन ने तीसरे स्थायी मध्यस्थता न्यायालय भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विवाद समाधान क्षेत्र का समर्थन करने के लिए तत्पर है। आगे हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है और इसे लंबे इतिहास में मध्यस्थता का इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा। इसमें भारत सरकार, सरकारी संगठनों और निजी संगठनों से जुड़े विवादों को सुलझाया जाएगा।
पंजाब में कृषि कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन से रेलवे प्रशासन को काफी नुकसान सहना पड़ रहा था, जिसके मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने शनिवार को किसानों से वार्ता करते हुए कहा कि वो मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों का संचालन एक बार फिर से शुरू करना चाहता है, जिसके लिए पटरियों के खाली होने के बारे में पंजाब सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त हुई है। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ट्रेन सेवाओं का संचालन फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है, जिसके बाद मंगलवार से मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए कहा कि रेलवे को मालगाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से जानकारी मिली है और ट्रेनों को फिर से चलाने के लिए पटरियां भी खाली हो चुकी हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री राज्य में बहुत जल्द ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले हैं। ये फैसला बच्चों की ऑनलाइन गेम खेलने की लत को देखते हुए लिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान लोगों को आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ रहा है। माता पिता और अन्य लोगों की शिकायत के मद्देनजर ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने के फैसले पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने ऑनलाइन गेम्स की तुलना जुए से की है। एक प्रेस वार्ता में गृह मंत्री ने कहा कि इसमें बच्चे से लेकर जवान लोग तक शामिल हैं और कई राज्यों से सुझाव आने के बाद कर्नाटक में ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कर्नाटक के कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लोग इस वजह से अपने पैसे भी खो रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन गेम्स को बंद करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 8 जिला मुख्यालयों में रात के समय कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में विचार विमर्श करके फैसलों का ऐलान किया है। 8 जिलों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर भी शामिल हैं। बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक जगहों को शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा, लेकिन इस दौरान दवाइयों की दुकान के साथ विवाह समारोह तथा बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने वाले लोगों को आवाजाही की इजाजत होगी। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप के उस मुकदमे की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पेंसिल्वेनिया में लाखों मतों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। यूएस मिडिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेंसिल्वेनिया के न्यायाधीश मैथ्यू ने ट्रंप के अभियान का अनुरोध खारिज कर दिया है और कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बिडेन विजयी रहे हैं। न्यायाधीश ब्रैन ने फैसले में कहा कि अभियान ने दस्तावेजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और आरोपों को सत्य साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को 81,000 से भी अधिक मतों से बिडेन से मात खानी पड़ी है। पेंसिल्वेनिया के अलावा ट्रंप ने कई अहम राज्यों में चुनाव के परिणामों को अदालत में चुनौती दी है। काउंटर क्लर्क जॉर्ज ने शनिवार को कहा कि ट्रंप के पर्यवेक्षक मतगणना करने वालों से बार-बार सवाल करके और टिप्पणियां करके मतों की फिर से गणना को लगातार बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AB24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।